नव्या की हाल ही में राहुल के साथ शादी हुई होती है। वो दोनों जब हनीमून से लौटते हैं तभी, अरे राहुल बेटा, बहू, तुम दोनों को कितने दिनों बाद देख रही हो। अब जाकर अच्छा लग रहा है मुझे। तुम दोनों के जाने से घर बड़ा सुना सुना हो गया था। अब जाकर घर में रौनक आई है। माँ जी, मैंने भी आपको वहां पर बहुत याद किया और हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। सब कुछ आपको बहुत पसंद आने वाला है। अरे वाह बहू, क्या बात है। फिर दोनों सास बहू आपस में बड़े ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन अनीता आती है। क्या बात है, सास बहू में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और बहू, तेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया है। इसीलिए तो दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है तेरा चेहरा। शुक्रिया अनीता काकी। अरे तू यहाँ पर वापस आ गई, कभी अपने घर भी रह लिया कर। मैं तो बस यहाँ बहू को देख कर आई हूँ। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी और मीठी है सरोज। इसकी जबान पर हमेशा चाशनी रहती है। और तुम तो दिन के आठों पहर बस जबान पर मिर्ची ही लेकर घूमती हो। हाँ तो निकल जाना यहाँ से। क्यों आती है बार बार यहाँ पर? जब भी मेरे घर में कुछ अच्छा होता है आ जाती है अपनी बुरी नजर लगाने। देख लिया ना बहू, तेरी सास मेरे साथ कैसे बात कर रही है। रहने दीजिए ना माँ जी। नहीं नहीं बहू, ये औरत सही नहीं है। मीठी चूरी है ये। क्या? अनीता काकी, आप माँ जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बाद में आ जाइए चाय पीने। अभी आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना? इस तरह है नव्या अनीता को वहां से भगा देती है। अच्छा बहू, मैंने 2 दिन बाद सत्यनारायण की पूजा रखी है, तो पूजा की तैयारी करने के लिए कल हमारे घर पर पंडित जी आएंगे। ठीक है माँ जी। फिर अगले दिन जब पंडित जी घर पर आते हैं तभी, पंडित जी, हमारे ही घर में सत्यनारायण की पूजा करनी है। आप एक बार सामग्री बता दीजिए कि आपको पूजा के लिए क्या क्या लगेगा, तो फिर हम उस हिसाब से सारा सामान मंगवा लेंगे। नहीं, इस घर में पूजा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हमारे घर में पूजा क्यों नहीं हो सकती? आखिर बात क्या है पंडित जी? नहीं, हो ही नहीं सकती पूजा, और मैं ये पूजा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। राधे राधे। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। और उनका यह अजीब बर्ताव देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये पंडित जी को अचानक से क्या हो गया? इन्होंने पूजा करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्यों किया। अरे जाने दो उन्हें, कोई बात नहीं, हम दूसरे पंडित जी को बुलवाएंगे। लेकिन दूसरे पंडित जी भी उस घर में पूजा करने से मना कर देते हैं और इस वजह से घर वाले अब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से राहुल और नव्या की तस्वीर जो दीवार पर लगी होती है वो गिरकर टूट जाती है। ये अचानक से हमारी तस्वीर कैसे टूट गई? यहाँ तो बाहर से कोई हवा भी नहीं आ रही, फिर ये गिर कैसे गई? अरे बहू, कील निकल गई होगी। वैसे भी हमारा घर तो काफी पुराना है और ये सब तो आम बात है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इस तस्वीर को ठीक करवा दियो और अपने कमरे में वापस लगा दियो। वैसे भी वो अनीता है ना, उसने ही नजर लगाई होगी। हम लोग इतने खुश जो रहते हैं। ठीक है माँ जी। घर में अब चिंता का माहौल बन जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, माँ जी, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ। आप तब तक घर का ध्यान रख लेना। और हाँ, मैंने सारा खाना बना दिया है, आप बस उसे गर्म कर लेना। बहू, तू काम से बचने के लिए बहाने ही ढूंढती रहती है। और ये रोज रोज बाहर क्या लगा रहता है तेरा? ऐसा बाहर जाकर कौन सा काम करती है? कभी तो घर में भी रह लिया कर। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं रोज रोज कहाँ जाती हूँ बाहर? शादी के बाद तो मैं पहली बार जा रही हूँ। देख बहू,
तू अपनी ज्यादा जबान मत चला और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो हमारे सर पर मत चढ़। इस घर में मेरी अनुमति के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तू कैसे हिल सकती है? अपनी ये बदतमीजी अपने पास ही रख, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। देखिए माँ जी, मुझे जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। जिससे मिलने का मन होगा उससे मिलूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहू, तू मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं तेरी सास हूँ। अरे सास हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचने लग जाओ। अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देना भी सीख लीजिए। आप तो रोज कितने अच्छे से बात करती हो। मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आखिरकार आपने अपने असली रंग दिखा ही दिए। आप भी हर दूसरी सास की तरह एकदम नकचिड़ी और बुरी सास निकली। सरोज का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर नव्या चुप नहीं रहती और वो भी उसे सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन नव्या को पीरियड्स आते हैं और वो अपने कमरे में ही आराम कर रही होती है। अरे बहू, कितनी देर हो रही है और अब तक तूने खाना भी नहीं बनाया। चल जा, जाकर रसोई में जाकर खाने के लिए बना दे कुछ। माँ जी, मुझे पीरियड्स आए हैं और मैं रसोई में नहीं जा सकती, इसीलिए आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे तेरे पीरियड्स हो रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या करूँ? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चल अब जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप ही तो कहती हो ना कि पीरियड्स के समय रसोई में नहीं जाना चाहिए और खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप मुझे रसोई में जाने के लिए क्यों बोल रही हो? कितनी दोगली बातें करती हो आप। ये सब आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता माँ जी। नव्या की ऐसी बातें सुनकर सूरज को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या को बहुत मारती है और बेचारी नव्या कुछ बोल भी नहीं पाती। फिर रात में जब राहुल ऑफिस से घर लौटता है तभी, ये क्या है माँ? आपने नव्या को इतना क्यों मारा? देख रही हो नव्या की हालत। हाँ माँ, नव्या भाभी की तबीयत पहले से ही खराब थी। आखिर आपको हो क्या गया है? पिछले 2 दिनों से आप भाभी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? मैंने मारा? अरे लेकिन मैंने बहू को कब मारा और मैं बहू को क्यों मारूंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। क्या? माँ जी, कम से कम आप झूठ तो मत बोलिए। नव्या बहू, माता रानी की सौगंध, मैंने तुझे नहीं मारा है। तू झूठ बोल रही है। अरे मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तू पहले ही पीरियड्स के कारण बीमार है और इस हालत में मैं तुझे बुलाकर और परेशान क्यों करूंगी? सरोज की बातें सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं और बाद में जब नव्या को देखने के लिए डॉक्टर घर पर आते हैं तभी लगे हाथ राहुल सरोज को भी देखने के लिए बोलता है। उसके पिछले 2 दिनों के अजीब व्यवहार के कारण अभी डॉक्टर आने के बाद सरोज उन पर सामान फेंकने लगती है। अरे तू क्या मेरा इलाज करेगा? तुझे खुद इलाज की जरूरत है। सरोज बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है और उसकी ये हरकतें किसी को भी समझ नहीं आती और घर के सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो अचानक से सो जाती है। डॉक्टर, ये माँ को क्या हो गया है? हाँ डॉक्टर, माँ पहले ऐसे नहीं थी, अचानक से ही ऐसे बर्ताव करने लगी है। देखिए, इनकी हरकतें तो काफी अजीब है, लेकिन ये सब शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनकी उम्र बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना, अजीब गरीब हरकतें करना, ये सब बहुत आम बात है। आप लोग इनके साथ प्यार से रहो, इन्हें घुमाने लेकर जाओ, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इन सब से नव्या काफी डर जाती है और वो अपनी माँ कस्तूरी से मिलने जाती है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरी बच्ची? देखो ना माँ, हमारे घर पर कितनी अजीब अजीब हरकतें हो रही है।
जब से हम घूमकर आए हैं, तब से घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे घर पर पंडित जी ने पूजा करने से मना कर दिया और मेरी और राहुल की तस्वीर टूटकर गिर गई। यहाँ तक कि मेरे और माँ जी का रिश्ता जो इतना अच्छा था, वो भी बिगड़ता जा रहा है। माँ जी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगता है तेरे ससुराल को किसी की बुरी नजर लग गई है। लेकिन तू फिक्र मत कर। जिस घर में नई नई खुशियां दस्तक देती है, वहां पर ये सब होना लाजमी है। यहाँ पर एक पास में ही भव्य मंदिर है। मैं कल वहां जाकर मोली लाती हूँ। उससे सब ठीक हो जाएगा। फिर कस्तूरी अगले ही दिन मंदिर से नव्या के लिए मौली लेकर आती है और नव्या के हाथ में बांध देती है। और नव्या अब रात में आराम से सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब नव्या उठती है, तब वो मौली टूट चुकी होती है। अरे ये क्या? ये मौली कैसे टूट गई? लगता है गांठ छूट गई होगी। माँ ने इसे सही से नहीं बांधा होगा। एक काम करती हूँ, नहाकर राहुल से बनवाती हूँ। नव्या काफी परेशान हो जाती है। फिर नव्या बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो उसे उसका रंग काफी हद तक काला नजर आता है। अरे ये क्या? मेरे पूरे शरीर का रंग काला कैसे पड़ गया? वो भी रातों रात। ये कैसे हो सकता है? अब नव्या काफी घबरा जाती है और वो फौरन डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन डॉक्टर की दवाइयाँ और बदन पर लगाने वाली क्रीम के बावजूद भी उसका रंग दिन ब दिन ठीक होने की जगह पर और काला पड़ता है। और उसका ये रूप देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे देख तो, जो लड़की सर से पांव तक दूध की तरह गोरी चिट्टी थी, आज वही लड़की कितनी काली होती जा रही है। वही कल्लो, अरे वो काली कलूटी। लोगों के मजाक उड़ाने के कारण नव्या अब घर के बाहर जाना भी बंद कर देती है। फिर एक रात नव्या नींद न आने की वजह से जाग रही होती है। ये इतनी रात गए देवर जी कहाँ से आ रहे हैं? लगता है पार्टी करके आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, वरना कल दिन में मुझे काफी तकलीफ होगी। फिर अगले दिन नव्या और राहुल मंदिर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से राहुल का गाड़ी पर से काबू खोने लगता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यह पता चलने के बाद नव्या के माता पिता कस्तूरी और गिरीश बहुत डर जाते हैं और वो दोनों भी नव्या से मिलकर आते हैं। ये सब खुद से नहीं हो रहा। इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। मुझे तो लगता है कि नव्या के ससुराल पर किसी का बुरा साया है। उफ ओ कस्तूरी, तुम भी ना। अरे ये सब दकियानूसी बातें हैं। कभी कभार गाड़ी चलाते चलाते ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे और दामाद जी सही सलामत है। दिन गुजरते हैं और अब अगले 15 दिनों तक कुछ भी नहीं होता। सब कुछ ठीक चलता है और नव्या और राहुल की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है। ऐसी ही एक रात जब नव्या पानी पीने उठती है, तभी वो प्रतीक को कहीं जाते हुए देखती है। अरे ये क्या? देवर जी आजकल इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं और ये इतनी अजीब तरह से क्यों चल रहे हैं? इनके हाथ की उस पोटली में क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर नव्या प्रतीक का पीछा करती है और वो देखती है कि वो एक मास्क पहनी हुई लड़की से मिल रहा है और उसने वो पोटली भी उसी को दी है। इस पोटली में मेरे घर वालों के बाल है। मैंने सबके बाल काट कर लाए हैं तुम्हारे लिए। बहुत खूब। बाल? हे भगवान! लेकिन देवर जी भला हम सबके बाल क्यों काटेंगे और उन्होंने इस औरत को क्यों दे दिए? ये सब आखिर क्या चल रहा है? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसे में रीना की सास कम्मो उससे कहती है, हाय हाय,
अरे बहू, इस गर्मी में तो मेरे बुरे हाल होते जा रहे हैं। अरे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है कि सारे कूलर, पंखे और एसी में भी वो ठंडक नहीं मिल रही। हाँ माँ जी, मुझे भी रसोई में खाना बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है। और खाना तो गले के नीचे भी नहीं उतर रहा। सच कहा बहू तूने। अरे मुझे तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, तो मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बताइए मुझे, आपके लिए कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं बाहर की आइसक्रीम नहीं खाती। अरे आइसक्रीम ही क्या, मैं तो बाहर के कोई भी पदार्थ नहीं खाती। बाहर का खाना मिलावटी होता है। और तेरे आने से पहले हमारे घर में एक नौकरानी थी। वो ही मुझे घर पर सब कुछ बनाकर खिलाती थी। बर्गर, पिज्जा और आइसक्रीम सब कुछ बनाती थी वो। ऐसी बात है क्या? पर माँ जी, मुझे तो बेसिक सा ही खाना बनाना आता है। ये बाकी के पदार्थ बिल्कुल भी नहीं आते। और आइसक्रीम तो कतई नहीं। कोई बात नहीं बहू, तो आइसक्रीम बनाना सीख लेना फिर। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। अगर तो यूट्यूब के 4 से 5 वीडियो भी उठाकर देखेगी ना, तो तू भी सीख जाएगी। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तो तय रहा माँ जी, अब मैं इंटरनेट से ही देखकर आइसक्रीम बनाना सीखूंगी। और फ्री टाइम मिलने पर रीना यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आइसक्रीम बनाना सीख जाती है। और अगले 4 से 5 दिनों में ही वो अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम भी बनाती है। चलिए बताइए माँ जी, आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है? आज मैं आपके लिए वही आइसक्रीम बनाऊंगी। मुझे तो सबसे ज्यादा वैनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है। उसकी तो बात ही कुछ और है। ठीक है माँ जी, तो अब मैं आपके लिए वैनिला आइसक्रीम बनाती हूँ। फिर रीना बड़े ही प्यार से सबके लिए वैनिला आइसक्रीम बनाती है। और रात में जब खाना खाने के बाद सब उसके हाथ की बनी आइसक्रीम चखते हैं, तभी वो सबको बहुत पसंद आती है। शाबाश बहू, सिर्फ 4 से 5 दिन में सीखने के बाद भी तूने कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाई है। हाँ रीना बहू, बहुत ही टेस्टी है आइसक्रीम। सच में रीना, अरे इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अरे तुम्हारे हाथों से बनी हुई ये आइसक्रीम तो बाहर की आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी आइसक्रीम पसंद आई, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। फिर अगले दिन नील और चंपक बाजार में आम और बाकी के फल खरीदने जाते हैं और रीना से कहते हैं, अरे रीना, इन आम का अमरस तो बनाना ही है, लेकिन थोड़े बहुत आम आइसक्रीम के लिए भी बचा कर रखना। मैं उसे चखना चाहता हूँ। मैंगो आइसक्रीम खाने की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है यार। ठीक है नील, मैं बना दूंगी। और हाँ बहू, ये स्ट्रॉबेरी भी लाई है मैंने। मुझे आम से ज्यादा स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो तुम हो सके तो स्ट्रॉबेरी की भी आइसक्रीम बना देना। बना लोगी ना? क्यों नहीं पापा जी, जरूर बनाऊंगी। ठीक है बहू, शुक्रिया। फिर रीना आम और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाती है और वो भी घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन जब रीना की सहेली अमृता घर आती है, तभी रीना उसे अपनी आइसक्रीम चखाती है और उसे चखकर अमृता को भी वो आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह यार रीना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दोनों आइसक्रीम तूने बनाई है। तू तो एकदम प्रोफेशनल आइसक्रीम बनाने वाली बन गई। थैंक्स अमृता, ये सब मैंने केवल 5 दिनों में ही सीखा है। क्या बात कर रही है तू? अमेजिंग यार। मैं तो कहती हूँ कि तुझे तो अपनी आइसक्रीम बनाने के वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी चाहिए। रील्स के जरिए तेरे वीडियो तो काफी फेमस हो सकते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में आइसक्रीम के वीडियोस तो सभी लोग बड़ी खुशी से देखते हैं। अरे हाँ अमृता, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब मैं इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाऊंगी जहां पर मैं अपने आइसक्रीम की वीडियोस पोस्ट करूंगी। अब तक तो मैं लगभग हर प्रकार की आइसक्रीम बनाना जान चुकी हूँ। हाँ रीना, बेस्ट ऑफ लक। अमृता की बात सुनकर
अब रीना अपना इंस्टाग्राम पर पेज खोलती है, जहाँ पर वो आइसक्रीम के वीडियोस पोस्ट करने लगती है और चंद ही दिनों में उसके वीडियोस काफी मशहूर हो जाते हैं और लोग उसके वीडियोस पर ढेरों लाइक्स और कमेंट करने लगते हैं। ये सब देखकर रीना और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे रीना बहू, वो पड़ोस का हंसमुख मिला था और वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी बहू तो काफी फेमस हो चुकी है और उसके आइसक्रीम के वीडियो तो काफी वायरल भी हो चुके हैं। बधाई हो बहू। धन्यवाद पापा जी। और हाँ रीना, आज तो ऑफिस में सब मुझे सेलिब्रिटी का पति कहकर पुकार रहे थे। अरे तुम्हारे आइसक्रीम के वीडियो तो रातों रात मिलियन में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। और ये सब देखकर तो मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो मैं मेरी सारी सहेलियों से अपनी बहू की तारीफ करूंगी और उन्हें खूब जलाऊंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों के साथ के कारण ही मुमकिन हुआ है, वरना मैं अकेली ये सब कहाँ कर पाती। अब ऐसे ही रीना का हर अगला वीडियो हिट होता जाता है। करीब करीब सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम तो मैंने बना दी है। अब मुझे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसी कोई आइसक्रीम बनानी चाहिए जो किसी ने ना खाई हो। लेकिन क्या क्या बना सकती हूँ मैं? रीना अब गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी रील्स को स्क्रॉल करते करते उसे पानी पूरी और चाट की वीडियो दिखाई पड़ती है और तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं पानी पूरी और चाट वाली आइसक्रीम बनाऊं। पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं जल्दी से सारी तैयारी कर देती हूँ। फिर रीना काफी अनोखे अंदाज में पानी पूरी और चाट वाली आइसक्रीम बनाती है और उसका वीडियो भी रातों रात काफी वायरल हो जाता है और घर वालों को भी ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। क्या बात है बहू, क्या अनोखी और अतरंगी आइसक्रीम बनाई है तूने। भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। सच में बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। सीरियसली रीना, अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पानी पूरी की भी कभी आइसक्रीम बन सकती है। वाकई में क्या दिमाग लगाया है तुमने। हैट्स ऑफ टू यू। चलो अच्छा है कि आप सबको मेरा यह एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। इंटरनेट पे भी मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अरे मिलेगा भी क्यों नहीं। ये पानी पूरी की आइसक्रीम तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। उसका यह पहला एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद अब रीना और भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगती है और अब तो वो टमाटर की आइसक्रीम बनाती है। लेकिन उसके घर वालों को टमाटर की आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताइए ना माँ जी, कैसी बनी है आइसक्रीम? अच्छी है ना? नहीं बहू, ये वाली आइसक्रीम इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। ये सुनकर रीना को थोड़ा बुरा लगता है। क्या सच में मेरी टमाटर की आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी है? लेकिन इसके व्यूज तो काफी अच्छे आए हैं। तभी वहां पर पड़ोसन आती है। अरे रीना, मैं तुम्हारे आइसक्रीम वाले इंस्टा पेज को रोज फॉलो करती हूँ। मुझे तो तुम्हारी सारी आइसक्रीम पसंद आती है और अब तो मैं उन्हें घर पर भी बनाकर देखूंगी। थैंक्स निमृत। पड़ोसन निमृत की बात सुनकर रीना को अब थोड़ा अच्छा लगता है। ये माची बिना कुछ भी बोलती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ जी को मुझसे जलन होने लगी है। मेरी इतनी तरक्की होते हुए देखकर शायद उन्हें सहा नहीं जा रहा, इसीलिए आज उन्होंने मेरी आइसक्रीम की तारीफ ही नहीं की और उसे बुरा बता दिया। खैर, उनकी बुराई से मैं हार नहीं मानने वाली। मैं अब और भी नई नई और अतरंगी आइसक्रीम बनाऊंगी और खूब आगे जाऊंगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, रीना रोजाना नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसे एक आइसक्रीम का स्टॉल खोलना चाहिए और फिर ये बात वो अपने ससुराल वालों को बताती है। आइसक्रीम स्टॉल? हाँ माँ जी,
मैंने सोच लिया है कि मैं अपने मोहल्ले में एक आइसक्रीम का स्टॉल लगाऊंगी, जहां पर मैं भिन्न भिन्न प्रकार की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो वही लोग मेरी स्टॉल की आइसक्रीम खाने जरूर आएंगे। सुझाव तो बहुत ही बढ़िया है बहू। हाँ रीना, ये आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लगा दो स्टॉल, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ बहू, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तू घर के सारे काम अच्छे से करती है और उसके बाद ही आइसक्रीम बनाती है, तो मुझे तो किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, मैं घर के सारे काम होने के बाद ही स्टॉल लगाऊंगी। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। फिर रीना अपने मोहल्ले में ही आइसक्रीम का स्टॉल लगाती है, जहाँ पर वो यूनिक फ्लेवर वाले आइसक्रीम बेचती है। उसके स्टॉल पर लेज और कुरकुरे के साथ साथ पाव भाजी की आइसक्रीम भी बेचती है। और ये सारी आइसक्रीम देखकर ग्राहक बहुत चकित रह जाते हैं। अरे बाप रे, पाव भाजी की आइसक्रीम! ये कैसी आइसक्रीम है भाई? इसकी भी आइसक्रीम बनती है क्या? वही तो। अरे ये तो लेज और कुरकुरे के भी आइसक्रीम बेचती है। इतनी अजीब आइसक्रीम असल में टेस्ट कैसे करती होगी? इसके वीडियोस देखकर तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इन अजीबोगरीब वाले आइसक्रीम फ्लेवर देखकर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे खाऊं या ना खाऊं। अरे भाई साहब, आप तो ऐसा सोच रहे हो जैसे कि आप सुनार की दुकान में जेवर खरीद रहे हो। अरे मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि एक बार अगर आप ये नए प्रकार की आइसक्रीम खाएंगे ना, तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे। एक बार खाकर तो देखिए। चलो ठीक है, अब जब आप इतना दावे के साथ कह रही हो तो ये आइसक्रीम तो अच्छी ही रहेगी। फिर वो दोनों ग्राहक उस आइसक्रीम को खाते हैं, जिसके बाद उन्हें वो आइसक्रीम की टेस्ट बहुत खराब लगती है। एव, ये मैंने क्या खा लिया? अरे इससे बेहतर तो मैं कड़वे करेले खा लेता। कितनी घटिया आइसक्रीम है ये! छी! और नहीं तो क्या, मेरे तो मुंह का पूरा टेस्ट ही खराब हो गया। रीना के स्टॉल पर जो भी ग्राहक आता है, उन सबको उसकी ये अनोखी आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। और तो और कई लोगों के पेट भी खराब होते हैं, जिस कारण अब 4 दिनों में ही उसका स्टॉल ठप पड़ जाता है और वहां पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडराती। ये देखकर रीना काफी दुखी हो जाती है। तभी उसके घर वाले उसे समझाते हैं। देखा बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि टमाटर वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी तूने मेरी कोई बात नहीं मानी और तूने तेरे एक्सपेरिमेंट जारी रखे। अरे पहला एक्सपेरिमेंट अच्छा बन गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तेरे सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे ही बने। जो चीज जैसी बननी चाहिए उसे वैसे ही बनाना चाहिए। हाँ रीना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आइसक्रीम बनाने के लिए तुमने अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। सिंपल और यूनिक वे में भी आइसक्रीम अच्छी बन सकती है, और इंटरनेट पर तुम्हारी आइसक्रीम कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन असली लाइफ में तुम्हारी ये बेस्वाद आइसक्रीम किसी को भी पसंद नहीं आई। हाँ बहू, इसीलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही सोचना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं होता। और तू नॉर्मल फ्लेवर वाली आइसक्रीम कितनी अच्छी बनाती है, वो बनाना। ये सब क्या बनाती रहती है और आखिर क्या जरूरत है इसकी? हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रही हो। मैं ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और नए नए एक्सपेरिमेंट करती रही। लेकिन अब और नहीं, अब से मैं सिंपल और टेस्टी आइसक्रीम ही बनाऊंगी, जो देखने में भी अच्छी हो और टेस्ट में भी, क्योंकि मुझे अब अच्छा सबक मिल चुका है और ये गलती मैं वापस बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। और उस दिन के बाद से रीना कभी भी अतरंगी आइसक्रीम नहीं बनाती और सिंपल आइसक्रीम ही बनाकर वो खूब तरक्की करती है। आरुषि अपनी सास गायत्री, ससुर पंचम, पति माधव और बेटे पिंकू के साथ रहती है। लेकिन उसे अपने घर पर रहने वाली नौकरानी धन्नो से काफी जलन होती है, क्योंकि उसकी सास गायत्री
धन्नो को घर के बाकी लोगों से भी ज्यादा महत्व देती है। चलिए माँ जी, अब घर की चाबी का छल्ला मुझे दे दीजिए। कब तक वो धन्नो के पास रहेगा? अब घर की बहू तो मैं हूँ ना, तो बाकी जिम्मेदारियां भी मैं ही संभालूंगी ना। अरे अक्कल मुई, तू ये जो सपना देख रही है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे इस घर में किसी पर भरोसा नहीं है जितना कि इस धन्नो पर है। इसीलिए चाबी का छल्ला तो सिर्फ और सिर्फ धन्नो के पास ही रहेगा, समझी तुम? माँ जी, आपने इस धन्नो को ऐसी जगह क्यों दे रखी है जैसे कि ये घर की मालकिन हो? अरे चुप कर नालायक लड़की, बड़ी आई बहू बनने वाली। अरे बहू होती तो बहू वाले काम भी करती। ससुराल को तो तूने अपना दूसरा मायका ही बना कर रखा है। दिन रात बस टाइम पास और आराम करती रहती है। सास की ये बातें सुनकर आरुषि को बहुत गुस्सा आता है। यार माधव, तुम्हारी माँ कितनी खड़ूस है। अरे उन्हें तो अपनी बहू की कोई कदर नहीं है, यहाँ तक कि अपने पोते की भी कोई कदर नहीं है। लेकिन उस 2 कौड़ी की नौकरानी को देखो, उसे तो माँ जी ने अपने सर पर चढ़ा रखा है। अब क्या कर सकते हैं आरुषि, माँ इस घर की मुखिया है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हें तो बस यही कहने को आता है। बचपन से लेकर आज तक बस अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा ऐसा हाल है। फिर एक दिन गायत्री कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने वाली होती है। कान खोलकर सुन ले सबके सब, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, लेकिन मेरा दाया हाथ यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, और तुम सबको वैसे ही रहना होगा जैसे धन्नो कहेगी। उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी, समझे तुम सब? लो कर लो बात, बस यही दिन देखना बाकी था। एक नौकरानी अब मालकिन बनकर हम पर हुक्म चलाएगी। हे भगवान, क्या दिन आ गए मेरे। अरे ओ चिमकांडी, ये लोमड़ी की तरह बीच बीच में क्यों अपना सड़ा हुआ मुंह खोलती है तू? ये बोरिंग डायलॉग मारना बंद कर। ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर की सदस्य है। और दूसरी बात, इस घर को जिस तरह ये संभाल सकती है उस तरह कोई नहीं संभाल सकता, इसीलिए तुम सबको इसकी बात सुननी ही पड़ेगी। धन्यवाद मालकिन साहिबा। गायत्री की बातें सुनकर सबके मुंह फूल जाते हैं, और गायत्री के गांव जाने के बाद अब एक किस्म से धन्नो ही घर की मालकिन बन जाती है। अगली सुबह जब घर के सभी लोग देर तक सो रहे होते हैं, तभी धन्नो पंचम और माधव को जाकर उठाने लगती है। चलिए चलिए, जल्दी उठ जाइए, मालकिन साहिबा नहीं है तो आप लोग अपना राज नहीं चला सकते। नहीं, सोने दो हमें धन्नो, हमारा धंधा संभालने के लिए लोग हैं दुकान पर, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ धन्नो, सोने दो, बड़ी मुश्किल से वो हिटलर अपने गांव गई है, इसीलिए हमें आज राहत मिली है। अब तुम यहाँ पर आकर हमारे सुख चैन को बर्बाद मत करो धन्नो, और जाओ यहाँ से। नहीं, आप लोग अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो मैं आपके मुंह पर पानी मारूंगी। तभी वहां पर आरुषि आती है और वो कहती है, अरे धन्नो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुम होती कौन हो मेरे पति को उठाने वाली? नौकरानी हो इस घर की, अपनी हैसियत में रहो। आरुषि दीदी, मैं अपनी हैसियत में रहकर ही अपना काम कर रही हूँ। आप इन दोनों को और पिंकू बाबा को जल्दी से उठा दो, वरना मैं अभी मालकिन साहिबा को फोन लगाकर खबर पहुंचा दूंगी। धन्नो की ये बात सुनकर पंचम और माधव फौरन उठ जाते हैं। अरे नहीं मेरी माँ, उसे कुछ भी मत बोलना, वरना वो हिटलर वहां से बम फोड़ेगी और वो यहाँ पर आकर फटेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जल्दी उठो और तैयार होकर काम पर जाओ, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा है, आप दोनों का वहां पर होना ज्यादा जरूरी है। फिर एक दिन, अरे आरुषि दीदी, तुम ये पिंकू बाबा को चॉकलेट क्यों दे रही हो? इसे ये चॉकलेट वॉकलेट देने के लिए डॉक्टर साहब ने मना किया है ना। तुम तो चुप ही रहो धन्नो, मेरा बेटा क्या खाएगा और क्या नहीं, ये तय करने वाली तुम होती कौन हो? एक तो वो इसकी निर्दयी दादी है,
जो इस बेचारे को इसकी पसंद का कुछ भी खाने नहीं देती, और उसके जाने के बाद अब तुम आ गई हो। लेकिन आरुषि दीदी, मैं तो बस वो, खबरदार अगर मुझ पर या मेरे बेटे पर हुक्म चलाया तो बड़ी आई मालकिन बनने वाली। जाकर आईने में पहले अपनी शक्ल देख। धन्नो आरुषि की बातें चुपचाप सुन लेती है और बदले में उसे कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक रोज जब धन्नो सबके लिए खाना पका रही होती है, तभी वहां पर आरुषि भी आती है। आरुषि दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप यहीं पर खड़े रहो और मुझे खाना बनाते हुए देखो, ताकि आप भी कुछ सीख सको। मालकिन साहिबा आपको हमेशा ताने कसती रहती है ना, इसीलिए। ओ हेलो, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने वाली? अगर ये सारे काम मुझे ही करने होते तो तुम्हें हम यहाँ पर क्यों लाते? ढोल मजीरे बजाने के लिए? इडियट कहीं की। फिर एक दिन रात में आप सब अपने अपने कमरे में खाना नहीं खाएंगे। मैं सबका खाना डाइनिंग टेबल पर ही लगाऊंगी। आप सबको वहीं पर आकर खाना होगा। धन्नो, बस बहुत हुआ तुम्हारा। और नहीं तो क्या। अरे जब देखो तब मालकिन की तरह हुकुम करती रहती है। अरे तुम तो उस हिटलर गायत्री से भी बड़ी वाली हिटलर निकली। लेकिन मैं जो भी कहती हूँ आप सबकी भलाई के लिए ही तो कहती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मालकिन साहिबा कहती है। आज भी उन्होंने मुझे फोन पर पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। मुझे उन्होंने आप सबको उनके हिसाब से रहने की जिम्मेदारी दी है, और अगर मैंने ये सब नहीं किया तो आप सब लोग कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाओगे। अरे बस कर तेरा ये भाषण। और हाँ, हुकुम उन पर चलाया जाता है जो अपने होते हैं। हम तुम्हारे परिवार वाले नहीं है जो तुम्हारी हर बात सुनकर लेंगे। अरे मैं भी किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो अनाथ हो ना। तुम्हारे पास तो कोई परिवार ही नहीं है। आई बड़ी हमें बताने वाली। तुमने बिल्कुल सही कहा आरुषि बहू। अरे ये तो हमें अपना ही परिवार समझ रही है। कहीं और पर जाकर अपनी ये मालकिनगिरी चला। हमारे सामने ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। और नहीं तो क्या, जब देखो तब हुक्म झाड़ती रहती है। आरुषि का यह परिवार वाला ताना सुनकर धन्नो को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। आरुषि दीदी, आपने मुझे मेरे परिवार के ऊपर ताना मारकर मेरा दिल दुखाया है। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं ना? ठीक है, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। आज के बाद आपको मेरी आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं करूंगी मैं यहाँ पर कोई भी काम। जा रही हूँ मैं अपने गांव, वही जहाँ पर मैं अकेली रहती थी। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारे जाने से हम सब मर नहीं जाएंगे। निकलो यहाँ से। फिर धन्नो अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। और उसके बाद में अब घर वालों को उसके बिना काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आरुषि को कोई खाना बनाना नहीं आता, जिस वजह से वो बाहर से खाना ऑर्डर करती है और खाने का ढेर सारा बिल आता है। ओह नो, इतना सारा बिल! 2 दिन में तो हमारा ये हाल है। काश मैंने धन्नो की बात सुन ली होती और थोड़ा खाना बनाना सीख लेती। मम्मा, मेरे दांत टूट गया। अरे बाप रे! और खिलाओ इसे चॉकलेट्स। अरे एक बार अगर तुम उस धन्नो की बात सुन लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की भी बात नहीं सुननी। माधव बेटा, कल और आज हम दोनों आराम से सोए थे और इसीलिए दुकान में काफी सारा नुकसान हो गया है। हमारे आदमी लोग ठीक से दुकान नहीं चला पा रहे। जब घर में धन्नो थी तब हम दोनों टाइम पर दुकान जाया करते थे, लेकिन उसके चले जाने के बाद सब कुछ बिगड़ चुका है। उसके साथ हमने सही नहीं किया। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि वो हम पर मालकिन बनकर हुक्म नहीं चला रही थी, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह हमें एक सही दिशा दिखा रही थी। वो तो हमारी भलाई ही चाह रही थी। हमने उसके परिवार के ऊपर ताना मारकर अच्छा नहीं किया। उसके मन को काफी ठेस पहुंची होगी। हाँ माधव बेटा,
हमें जाकर उससे माफी मांगनी होगी। आरुषि बहू, हमने उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो इस घर की ही सदस्य है, कोई पराई नहीं है। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर तीनों धन्नो के गांव चले जाते हैं और उसके सामने शर्मिंदा होकर खड़े रहते हैं। हमें माफ कर दो धन्नो, मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि किस तरह तुमने हमारा हर घड़ी में साथ दिया है, फिर चाहे सुख हो या दुख हो। कोई परिवार का सदस्य भी इतनी परवाह और प्यार नहीं करता जितने तुमने हमारी की है धन्नो। तुम तो वाकई में इस घर की सदस्य हो। आज हमें समझ आया कि माँ तुम्हें इतना क्यों मानती है धन्नो। सच में मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दो और प्लीज घर चलो। वो घर तुम्हारे बगैर सुना है धन्नो, तुम्हारे होने से ही वहां पर रौनक होती है। हाँ धन्नो, और हम तीनों तुमसे वादा करते हैं कि जैसे माँ जी और तुम चाहती हो, हम तीनों बिल्कुल वैसे रहेंगे। बस हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो धन्नो। धन्नो सबका ये रूप देखकर भावुक हो जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है और वापस अपने घर लौट आती है। अब घर में सभी अच्छे से रहने लगते हैं और जब गायत्री गांव से वापस आती है तभी वो अपने घर में आए इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, मेरे घर में इतना बदलाव! मेरी बहू खाना बना रही है, माधव पूजा कर रहा है और पंचम जी सेहतमंद फल खा रहे हैं। और ये पिंकू, ये कब से इतना पढ़ाकू हो गया? ये सब क्या हो गया धन्नो? तूने मेरे घर को तो मंदिर ही बना दिया। ये पक्का मेरा ही घर है ना, या मैं किसी गलत पते पर आ गई हूँ? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही पते पर हो। ये आपका ही घर है और इस सब का श्रेय धन्नो को जाना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो हम सब इतना बदल ही नहीं पाते। और उस दिन के बाद से सभी लोग धन्नो के साथ प्यार से रहने लगते हैं।